बच्चों गुड इवनिंग, कसा काय केम छो, त्वडा की हाल है। और यही सब विशेष के साथ मैं आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं वही हमारा जो नया चैप्टर शुरू हुआ है क्लास 12 चैप्टर नंबर 10, और उसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल की जो अधूरी कहानियां छोड़ी थी हमने, जिसमें एंटीबायोटिक्स से आज हम शुरुआत करेंगे। कल हमने थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया था। एंजाइम तथा अन्य जैविक सक्रिय, उसके बाद कार्बनिक अम्ल, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापारिक अल्कोहल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जैव सक्रिय पदार्थ के बारे में। तो शुरू करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो हमने पढ़ा था, या एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं, दोनों ही सेम चीज है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स प्राथमिक रूप से सूक्ष्मधारियों द्वारा उत्पादित वह रासायनिक पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्मधारियों, यानी कि वो कोई भी रोगजनक हो या जीवाणु हो, को या तो मार देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। कल हमने एंटी और बायोटिक का संधि विच्छेद किया था। आपको याद हो कि एंटी का मतलब प्रतिरोधी या विरोधी, और लाइफ का मतलब जीवन, तो जीवन के खिलाफ, ऐसा कुछ हमने जो शब्द पढ़ा था कल की क्लास में, जहां पे हमने क्लास जो है वो, पर ये किसके जीवन के खिलाफ है, ये भी मैंने कहा था कि ये हमारे जीवन के खिलाफ नहीं है, ये है सूक्ष्म जीवों के जीवन के खिलाफ। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये भाई, या तो उसको मार देगा या फिर क्या कर देगा, उसकी वृद्धि को रोक देगा। और है क्या ये, कुछ नहीं, जस्ट जो है एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकली प्रोडक्ट है, जो हमने किससे प्राप्त किए हैं, जो हमने सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किए हैं। मतलब उन्हीं का सामान लेकर उन्हीं के खिलाफ हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंटीबायोटिक शब्द सन 1942 में सैलमन वैक्समैन के द्वारा दिया गया था या प्रतिपादित किया था। ये दोनों चीजें बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, जरा ध्यान से सुनना अब इस बात को कि शब्द जो किसने दिया था, जो एंटीबायोटिक शब्द है वो किसने दिया था। तो एंटीबायोटिक शब्द जो है वो सैलमन वैक्समैन ने दिया था, जबकि एंटीबायोटिक्स की खोज सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अनजाने में की थी। यह अनजाना शब्द आप ध्यान रखें, ये फिल्म नहीं है अनजाना, अनजाने वाला। अनजाना इन द सेंस कि कोइंसिडेंस में उनसे जो है एंटीबायोटिक खोज लिया गया था। जैसे कि आपने देखा कि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है, ग्रेविटेशन की खोज, वो अचानक ही हुई थी जब एप्पल नीचे गिरा था। ठीक है, तो भाई ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, इन्होंने अनजाने में इसकी खोज कर दी। नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और वहां पे दोनों ही ऑप्शन दिए हुए थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो जल्दी में ऐसे आंखें फिरा लेते हैं, अच्छा ये चैप्टर में ये है, फिर वहां पे जाके उन्होंने सिर्फ ये देखा होगा एंटीबायोटिक सैलमन वॉक्समैन, इसका ध्यान ही नहीं दिया कि इसने तो शब्द दिया है, इन्होंने खोज दिए। सॉलमैन वॉक्समैन, वही बम फोड़ दिया, बाहर जाके पता चला कि बम तो फुस था। ठीक है, ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है, तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रहे। अच्छा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कई जगह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी लिखा हुआ है, वही बुक्स का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उस पर ज्यादा जो है सरप्राइज ना हो। चलिए, चूंकि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। कैसे हुआ मैं आपको अभी बताती हूं, कैसे उन्होंने इसकी जो है अचानक से खोज की। क्या हुआ कि जो फ्लेमिंग साहब थे वो अपनी लैब में स्ट्रेप्टोकोकस पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, एक पेट्री डिश ली उन्होंने, वो रिसर्च किस पे कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे कर रहे थे। उसको उगा के देख रहे होंगे कुछ, है ना, उस पे कोई रिसर्च कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए ये जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो पेट्री डिश थी उसको रख दिया, धो के या बिना धो के, जैसे भी मान लो।
ठीक है, 2 के रख दिया उन्होंने। अब उन्होंने देखा कि इस पे मोल्ड उगा है। मोल्ड क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, कवक के अंतर्गत आते हैं मोल्ड्स। इसमें मोल्ड उग गए। मोल्ड उगे तो इन्होंने देखा कि जब इस मोल्ड वाले में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस को रखा तो इन्होंने पाया कि स्ट्रेप्टोकोकस वृद्धि नहीं कर रहा। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है। वृद्धि नहीं कर रहा, डर गया ये मोल्ड से। तो इनको जब पता चला कि इस मोल्ड की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस वृद्धि नहीं कर रहा, फिर उन्होंने रिसर्च की कि कुछ कवक या मोल्ड ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को वृद्धि नहीं करने देते, और वहीं से उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। अब ये जो मोल्ड था, जब इसका पता लगाया गया तो इन्हें पता चला कि ये कौन था? ये पेनिसिलियम नोटेटम था। और इसी के नाम से उन्होंने जब इसको वही एक्सट्रैक्ट किया और एक केमिकल के रूप में इसका यूज किया और फिर उसका नाम दिया पेनिसिलिन, जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब आप बोलेंगे मैम ये तो आपने बताया ही नहीं। भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही तो एंटीबायोटिक्स की थी और उसी में से पेनिसिलियम निकला था। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड को है शार्प रखिएगा, है ना। ऐसे मत बोलो मैम आपने तो बताया ही नहीं पेनिसिलियम किसने खोजा। बता दिया है मैम ने। ठीक है, यद्यपि बाद में अब इन्होंने खोज कर ली, हाहाकार मच गया। आपको पता है कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो कैसे धुआंधार जो है वो हलचल मच जाती है, सब लोग उसकी कॉपी तैयार करने में लग जाते हैं, है ना। कॉपी आ जाती है, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ हो, कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है, तो फिर और वैज्ञानिक भी सचेत हो गए कि यार ये तो गजब की चीज है, इसका मतलब हम कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं इससे। ऐसे बैक्टीरिया अगर हम ये दवाई बना ले, ये तो स्ट्रेप्टोकोकस को ही रोक रहा है, लेकिन हो सकता है और भी ऐसे कुछ मोल्ड्स हो जो क्या करते हो, दूसरे बैक्टीरिया को उगने से रोकते हो या वृद्धि करने से रोकते हो या मार देते हो। तो अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। बाद में इन्होंने तो एक का करके छोड़ दिया। बाद में जो बाकी सारी रिसर्च थी कि और भी ऐसे हैं दुनिया में जो पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बना सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च इन्होंने की। और पेनिसिलियम की भी बहुत सारी जातियां हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाती है, जैसे पेनिसिलियम कैल्सीफेरम, है ना। और भी एंटीबायोटिक और भी है जो पेनिसिलियम के अलावा भी बनी हुई है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोकोकस से बनी हुई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब जो है ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स है जो मार्केट में मिलती भी है ना, इजीली अवेलेबल है। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में, ये थोड़ा सा आप याद रखें क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए कि भाई इन्होंने जो दवाइयां बनाई थी, किन्होंने? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे और ये पेनिसिलिन, इन तीनों की दवाइयों का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। अब आप बोलेंगे घायल होने में एंटीबायोटिक का क्या काम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें कोई चोट लग जाती है अंदर से भी, बॉडी के अंदर से भी, या हमें बाहर से भी चोट लगती है, तो हमारी स्किन जो है वो बाहर के कांटेक्ट में आने लग जाती है, या अंदर जो है वो बैक्टीरिया उन पे अटैक करने लगते हैं। उनको तो चाहिए मांस, खून, जहां मिला वहां पे अटैक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको कोई बैक्टीरिया ने वो करा है तभी आपको एंटीबायोटिक इन द सेंस कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, कोई कट लग गया है, तो कट लगा है तो भाई एयर के कांटेक्ट में ब्लड आया है, उसमें जरूर बैक्टीरिया गए होंगे। वैसे तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरिया को रोकती है जाने से, लेकिन जब कट लग गया है तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली अंदर गए होंगे। अंदर कुछ घाव हो गया है, कोई फ्लूइड जो है बॉडी का वो सिक्रीट हो रहा है, ब्लड हैमरेज हो रहा है ना, ब्लड जिसको बोलते हैं हैमरेज बोलते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तब भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो उसको मार दे। एंटीबायोटिक्स तो आपको हर केस में दी जाती है, आपको पता भी नहीं होता है आपको कि कुछ भी लेने जाओगे ना डॉक्टर के पास, सबसे पहले एंटीबायोटिक पकड़ाएगा। सर्दी हो रही है, लो एंटीबायोटिक। डायरिया हो रहा है, लो एंटीबायोटिक। सबसे पहले एंटीबायोटिक, कि भाई बैक्टीरिया की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो वो तो एक बार में
सही हो जाए। टिटनेस का इंजेक्शन भी क्या है, एक तरह का वही बोल सकते हैं एंटीबायोटिक है। टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाएगा, साथ में 1-2 गोली भी दे देगा एंटीबायोटिक की, कट लग जाएगा तो ठीक है। तो घायल हो गए थे भाई, उनको चोट वोट लगी थी तो इन्फेक्शन नहीं हो जाए, बैक्टीरिया नहीं आ जाए, इसलिए उनको क्या दी गई, एंटीबायोटिक दी गई थी। क्योंकि कई बच्चे ये घायल पे पूरा चैप्टर में उन्हें कुछ डाउट नहीं होगा। डाउट क्या होगा, मैम घायल सैनिकों को एंटीबायोटिक क्यों दी, ऐसा उनका सवाल कई बार हो सकता है। ठीक है, फ्लेमिंग चेन और तथा फ्लोरे, मतलब कि फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बात कर लेते हैं हम रसायन, एंजाइम। ये तो एंटीबायोटिक की बात खत्म हो गई। रसायन कौन कौन से मिलते हैं हमें सूक्ष्म जीवों से, एंजाइम कौन कौन से मिलते हैं, अन्य जैव सक्रिय अणु, ये 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे रासायनिक की। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक व व्यावसायिक महत्व के अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम, एल्कोहल व अनेक जैव सक्रिय पदार्थ बनाने में किया जाता है। अब जैव सक्रिय को जैव रासायनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत होना। पदार्थ बनाने में किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की, एंजाइम की भी करेंगे। ठीक है, पहले कार्बनिक पदार्थों की, कि हमारी रेगुलर लाइफ में घरेलू से लेकर बिजनेस तक, इंडस्ट्रियल एरिया तक हम कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं और उनमें से बैक्टीरिया से कौन कौन से बनाते हैं। तो आपको जानकर अभी बहुत हैरानी होने वाली है, क्योंकि हम जो लिस्ट देखने वाले हैं उससे आपकी आंखें और भी खुलने वाली है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित कार्बनिक अम्ल निम्न सारणी में दिए गए, टेबल बना दिए मैंने आपको, आपकी एनसीईआरटी में सब ऐसा मतलब मिक्स है, टेबल से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इधर तो कार्बनिक अम्ल लिखे हुए हैं, इनमें सूक्ष्म जीव जिनसे वो बनते हैं और इनमें उपयोग लिखे हुए हैं। यही है आपके नीट के खजाने। इस चैप्टर में मैंने पहले भी जैसे कहा था कि कोई ऐसे उल्टे सीधे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं कि ये प्रोडक्ट किससे मिलता है, इस प्रोडक्ट का क्या काम है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको टेबल फॉर्म में जब आप याद करोगे तो मेरे हिसाब से आपका याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि बोर्ड में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो पूछ लिया सिट्रिक अम्ल किस सूक्ष्म जीव से मिलता है, ऐसा पूछ लिया, या कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम तथा उन्हें प्राप्त करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो, ऐसा दे देते हैं। इसी उपयोग के आधार पर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड के लेवल के भी और नीट के भी। बात करते हैं सिट्रिक अम्ल की। सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर एक कवक है, उससे बनता है। सिट्रिक अम्ल आप मार्केट में इसको खाने वगैरह में भी डालते हैं, खटास पैदा करने के लिए खानों में, है ना। जो जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम तो अचार घर पे बनाते हैं उसमें नहीं डालते, लेकिन आप जो रेडीमेड फूड लाते हैं या रेडीमेड अचार लाते हैं उनमें कई बार सिट्रिक अम्ल डला होता है, उसको खट्टापन देने के लिए, है ना। और ये खट्टापन जो है वो किसी कवक से बनाया जा रहा है, एस्परजिलस नाइगर। कई लोग जो कहते हैं कि हम तो 100% जो है क्या है, वेजिटेरियन है। कितनी गलत फहमियाँ हैं उन्हें। कोई भी इस दुनिया में 100% वेजिटेरियन नहीं है। चाहे वो दवाई भी ले रहा है तो उसमें अल्कोहल है, मैंने आपको बताया था शायद कि आप सिरप भी लेते हैं अगर तो उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी मिली हुई है। ये जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इनमें ये भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से बने हुए हैं, किसी न किसी कवक से, किसी न किसी बैक्टीरिया से। अगर आप कहते हैं कि लिविंग थिंग्स खाना जो है वो बहुत बड़ा पाप है तो फिर आप रोज ऐसा पाप करते हैं मेरे हिसाब से, है ना, साइंस के अकॉर्डिंगली। साइंस तो ये कहती है कि कोई भी 100% वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता। आप अपने देखने के हिसाब से शायद ना खाते हो, लेकिन बहुत कुछ आप खाते हैं। ठीक है, तो ये एस्परजिलस नाइगर जो है कवक है, ये नाम याद रखें भाई। ये जो नाम आ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा देती हूँ, सभी तरह से स्टार। कहाँ पे काम आता है ये, कन्फेक्शनरीज मतलब वही खाने की चीज़ों में, है ना, और दवाइयों में भी कई बार उपयोग लिया जाता है, रंगाई में और प्रिजर्वेटिव की फॉर्म, मैंने कहा ना अचार वगैरह में डालते हैं, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में भी इसको, प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षण, ताकि इसमें सूक्ष्म जीव न लगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, दूसरा है एसिटिक अम्ल, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में सिरका कहते हैं। ये भी खाते हैं धड़ाधड़,
है ना। चाइनीज फूड में सिरका तो डलता ही है, मंचूरियन, है ना, चिली पनीर, चाउमीन, सब में सिरका डलता है, एसिटिक अम्ल। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रही हूँ, क्योंकि और भी है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो पूछे गए हैं या जिनके आने के चांसेस है उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है। एसिटोबैक्टर एसिटाई और सिरका का प्रमुख घटक है, ठीक है। जब हम सिरका खाते हैं उसमें 100% एसिटिक अम्ल नहीं होता, ये भी थोड़ा बात को ध्यान रखें। हम जो खाने वाला सिरका खाते हैं उसमें 5% सिरका होता है बस, है ना। कई बच्चे बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल पीते हैं, पूरा पी जाओगे ना तो आंतड़े जल जाएगी अंदर की। कार्बनिक अम्ल है 5 से 10%, किसी में 14% होता है, किसी में 3% ही होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, उसमें पूछा था कि सिरका में कितने % एसिटिक अम्ल होता है, 5%, 3 से 5% के आसपास, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यूटारिक अम्ल की। ब्यूटारिक अम्ल क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारी, देखो नाम याद करना मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा टफ है। देखो एसिटोबैक्टर, एसिटिक अम्ल तो है ही, एसिटोबैक्टर एसिटाई, दोनों में ऐसी ऐसी मिल रहा है। उधर जरूर एस्परजिलस नाइगर में थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन मुझे तो इतने साल हो गए याद हो गया है अब, इसीलिए। ब्यूटारिक अम्ल में ब्यूटेराइकल मिल रहा है पीछे की तरफ, ब्यूटाइकल, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइनिक लिकम, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ये भी आपका वही फूड की इंडस्ट्री में, फूड एडिटिव के रूप में। एडिटिव का मतलब होता है वही फ्लेवर बढ़ाने के लिए, है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तथा पशुओं के खाने में भी मिलाया जाता है, ठीक। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल, जो हम दही से भी लेकर आते हैं, खाते हैं उसको भी। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस से बनता है ये वो दही वाले बैक्टीरिया से नहीं बनाते, ये अलग बैक्टीरिया है बुल्गारिस, ऐसा बुल जैसा होगा ये, इसलिए इसको बुल्गारिस दे दिया। दूध की प्रोटीन का स्कंदन करने के लिए, ठीक है, दूध में मिला दो तो दूध फट जाएगा, पनीर बनाने के काम में ले सकते हो। खाद्य संचरण के लिए, भोजन को प्रिजर्व करने के लिए। सुवासकारी, सुवासकारी मतलब वही फ्लेवरिंग के लिए, है ना, स्वाद बढ़ाने के लिए, और एजेंट के रूप में काम में लेते हैं अलग अलग रूप से। इनके काम भी आपको ध्यान रखने हैं और नाम भी। अब बात करते हैं व्यावसायिक अल्कोहल। इसको हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जहाँ पे हमने रम विस्की कैसे बनती है ये पढ़ा था। तो यहाँ पे क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत आ रहा है और आपकी बुक में फिर से इसको दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट में ले लिया है इसको। ईस्ट की प्रजाति सैकेरोमाइसिस सर्वेसी का प्रयोग व्यावसायिक महत्व के अल्कोहल में, अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, जिसका पूरा डिटेल हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि कौन कौन सी अल्कोहल होती है। रम है, बिस्की है, ठीक है, वोडका है, क्या क्या है वो। यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में आता है तो इसके नीचे आप उसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स है। सूक्ष्म जीव औद्योगिक महत्व के अनेक एंजाइम का उत्पादन करते हैं, इनमें से प्रमुख है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं। सबसे पहला लाइपेज, जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी सिक्रीट होता है, क्या करता है ये, वसा का पाचन करता है। तो इसको हम सूक्ष्म जीवों से भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी इंसान में या किसी जानवर में लाइपेज नहीं बन रहा है ना, और हम चाहते हैं कि उसका डाइजेशन प्रॉपर रहे, तो फिर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, लाइपेज देना पड़ेगा। जैसे कि आपने कभी सुना हो वो एड्स आते हैं, भूख बढ़ाओ, है ना, डाइजेशन सही करो, है ना, ऐसे ऐसे जो एड्स आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वो एंजाइम्स होते हैं। आपका डाइजेशन नहीं हो रहा, आपकी बॉडी सही से एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रही है, तो आपको ऊपर से एंजाइम दिए जा रहे हैं। उसमें कोई वो चमत्कारी जड़ी बूटियां थोड़ी मिला के दे रहे हैं, एंजाइम्स है उसमें, तो क्यों, ताकि आपकी बॉडी नहीं बना रही है तो आपको ऊपर से दिए जा रहे हैं। भूख लगने वाले कुछ टॉनिक्स आते हैं, ये सब वही खेल हैं सारे, ठीक है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक समरूपण तथा धुलाई के कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में भी किया जाता है। ये जो आजकल सर्फ तो है ही, उसके बाद आपके डिटर्जेंट जो है, साबुन है, उसके बाद आजकल नए नए प्रोडक्ट आते हैं, दाग निकाले, है ना, दाग अच्छे हैं, वैसे वाले जो आपने एड्स देखे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें लाइपेज होता है। अब ये लाइपेज क्या काम करता है, तो आप क्लास 10th में मिसेल अणुओं के बारे में पढ़ के आए हैं डिटर्जेंट के मैनर में, कि डिटर्जेंट में जो है मिसेल अणु होते हैं, और ये जो है इनके ऊपर इस तरह के,
है ना, ऐसे आपने पढ़े होंगे 10th के अंदर, दोनों तरह से होता है, बाइपोलर होता है वैसे वो, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे दो है फैट होती है ना, वसा के अणु होते हैं, अंदर की तरफ जो है वो क्या होता है, प्रोटीनस पार्ट होता है, जल रोधी, जल विरोधी, सारा 10th में आपने पढ़ा है। ये क्या करते हैं कि जब कपड़ों पे दाग लगता है तो ये वसा के अणु उससे रिएक्ट करके वहां से दाग को हटा देते हैं, वो सारा प्रोसेस आपने 10th में पढ़ा हुआ, वो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही। तो ये लाइपेज भी यही करता है, इसको मिलाया जाता है इन डिटर्जेंट में, साबुन में। क्या करेगा ये लाइपेज क्या काम करता है, वसा को पाचित करता है। तो मान लो आपके कपड़ों पे ये दाग लगा हुआ है तेल का, है ना, यहाँ पे आपने वो डिटर्जेंट डाला, अपमार्जक मतलब वही डिटर्जेंट, ठीक है, आपने क्या डाला, डिटर्जेंट डाला, उसमें मिजेल अणु बनेंगे। मिजेल अणु में कुछ नहीं है, लाइपेज जो है वो रहता है, वसा रहती है बाइपोलर टाइप की, है ना, जल रोधी जल विरोधी। तो ये लाइपेज क्या करेगा, ये इस वसा से ऐड होगा, ये वसा है, वसा को यहाँ से पाचन करेगा, पाचन करेगा मतलब तोड़ेगा तो कपड़ों पे से जो तेल की लेयर है वो हट जाएगी, वसा जो है वो वहां से हट जाएगी। तो ये धुलाई का मैकेनिज्म आपने थोड़ा 10th में पढ़ा है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में कि भाई उसमें लाइपेज भी मिलाए जाते हैं, ठीक है। धुलाई में कपड़ों के तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। और इंटेस्टाइन वाला जो मैंने आपसे कहा उसमें भी काम मिलेंगे कि भाई आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको लाइपेज दिया जाता है, वो टॉनिक जो आते हैं डाइजेशन वाले, भूख लगने वाले। पैक्टिनेज तथा प्रोटीएज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ व साफ होता है। जब हम घर पे जूस बनाते हैं, है ना, कभी घर वाला जूस और जो मार्केट में बोतलों में आता है पैक, उसमें आपको फर्क जरूर दिखता होगा। एक हम मैंगो जूस बनाते हैं, ज्यादा नहीं, दूर नहीं जाते, मैंगो की बात कर लेते हैं। आप घर पे मैंगो को भले ही दूध मत डालो, एक बार के लिए जूस बनाते हो, कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा, उसमें वो रेशे भी होंगे, है ना, जो कई लोगों को पसंद नहीं होते, फिर वो छानते हैं। तो भाई ऐसे रेशे और गाढ़ा होता है। और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है क्या, नहीं होता है, एकदम छोड़ो, थोड़ा भी नहीं होता। लेकिन वही आप ये स्लाइस लेके आते हो मार्केट से, स्लाइस ला रहे हो, माजा ला रहे हो, उनके जूस में और आपके घर के जूस में फर्क है, बिल्कुल 100% है। क्यों है वो इतने साफ और इतने ट्रांसपेरेंट से क्यों है, क्योंकि उनमें कुछ एंजाइम्स मिलाए जा रहे हैं जो है पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। अब क्या है ये पैक्टिन, पैक्टिन फलों में पाया जाता है, ठीक है, फल की जो बाहर की भित्ति होती है ना उसमें पैक्टिन होता है, इसीलिए वो इतने हार्ड होती है। फिर जैसे जैसे पैक्टिन डाइजेस्ट होता रहता है, मतलब नेचुरली, तो उसकी फल की जो भित्ति है वो सॉफ्ट होती जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि फल पकने लग जाता है, राइप हो जाता है ना, क्योंकि पैक्टिन जो है वो धीरे धीरे गलता रहता है उसकी भित्ति में। अब ये क्या करते हैं, वही काम करते हैं, पहले फल के जूस निकाल लेते हैं, फिर उसमें ये पैक्टिनेज और प्रोटीएज मिला देते हैं। पैक्टिनेज क्या करेगा, जो आपने फल का जूस निकाला है उसमें जहां जहां पे फल की भित्ति यानी कि लेयर, फल के कलर जो उसका कवर है ना, छिलका है, उसमें जहां जहां पैक्टिन होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, तो पैक्टिन डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो हार्डपन है, जो रेशे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसको बाद में वो क्या कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है। तो ये दो एंजाइम जो है वो क्या करे जाते हैं, जूस को साफ करने के लिए, अधिक स्वच्छ बनाने के लिए किए जाते हैं। अच्छा, ये हानिकारक नहीं है, ये पैक्टिनेज और प्रोटीएज नुकसानदायक नहीं है, न ही वो जूस हानिकारक है जो आप घर पे बना रहे हो। उल्टा कि हम जो घर पे बनाते हैं वो जूस ज्यादा हम बोलते हैं कि हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं, और हम बोलते हैं कि हमारे खाने में फाइबर्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए, तो वो जूस जो है वो ज्यादा हेल्दी है। लेकिन ये जस्ट एक मार्केटिंग मैनर है कि भाई दिखने में अच्छा लगता है, ग्लास में डालो तो किसी को सर्व करो तो बस ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, इसीलिए उसको साफ किया जाता है। और एक्सेसिव मात्रा में अगर आप ये यूज करते हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। घर वाला जूस इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। चलिए, स्टेप्टोकाइनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकोकस जीवाणु, नाम क्या है एंजाइम का, स्टेप्टो, ये जो येलो येलो वाले हैं वो एंजाइम के नाम है। स्टेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्टेप्टोकोकस जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया गया। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग में बहुत बार समझा चुकी हूँ कि हम डीएनए जो है
वो जीन निकाल लेते हैं जिससे ये बन रहा होता है, उसको किसी और बैक्टीरिया में डाल के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का मतलब क्लॉट, ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं, ब्लड का जम जाना, हटाने में, यानी थक्का स्फोटन, ये वर्ड याद रखना है, के रूप में किया जाता है जब हृदयाघात के अग्रक मायोकार्डियम इन्फेक्शन से गुजरते हैं। समझ लो इसको। दिल, आज मैं वैसा वाला दिल बनाऊंगी, आप क्या चाहिए था दिल, ठीक है, ये दिल है। दिल में क्या होता है, दिल भाई सबको ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन उसको भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए। तो हमारा जो हार्ट है उसमें एक वेन आती है, ये वाली वेन, इसको बोलते हैं कार्डियक वेन। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार इस कार्डियक वेन में किसी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब कि फैट ज़्यादा जमा हो गई या वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ गई, तो ब्लड का थक्का जमने लग जाता है। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता, आपको बताया उसमें हिपेरिन होता है, लेकिन किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट ज़्यादा है, रीजन बहुत सारे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब ये ब्लड यहाँ से आ नहीं पाएगा तो हार्ट सही से काम नहीं करेगा, और हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो हार्ट बंद हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक भी क्या है, एक ये जो यहाँ पे लाइन दी है ना भारी भरकम सी, जब हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, हिंदी हार्ट अटैक बेटा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, थोड़ा डिटेल में कभी पढ़ोगे, कभी मौका मिलेगा आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम मतलब हृदय में 3-4 मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, है ना। तो मायोकार्डियम में जिसमें पेशियां रहती है जो हृदय को ऐसे संकुचित करती है, उनमें जो ब्लड वेसल जा रही है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। इससे बचाने के लिए एक दवाई निकालिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है ना, उसको जो दवाई दी जाती है उसमें ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस उसको दे देते हैं ताकि जो ब्लड क्लॉट हो गया है वहां पे वो क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, जिसको पहली बार हार्ट अटैक आता है उसको ये स्ट्रेप्टोकाइनेस देना शुरू कर देते हैं ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है, थक्का स्फोटन, यानी कि जो ब्लड क्लॉट हो गया है उसको हटाने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखो स्ट्रेप्टोकोकस से बना है, और एंजाइम में जनरली आपने सुना एज ऐसे वर्ड जुड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, पेक्टिनेस, प्रोटीएज, लाइपेज, ऐसे, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक, अब बात कर लेते हैं जैव सक्रिय पदार्थ की, यानी कि जैव रासायनिक पदार्थ की। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। मैडम आप तो सभी इंपॉर्टेंट बता देते हो, क्या करूं, इतने साल हो गए हैं, बोर्ड के एग्जाम हो रहा है, इतने साल हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम हो गए, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता ही है ना, सभी कवर हो जाता है, सब ये आए हुए क्वेश्चन हैं। 2 अन्य महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला, ये दोनों ही आपको याद करने हैं, साइक्लोस्पोरोरिन। ये बहुत आपके काम की चीज है, जो लोग बहुत परेशान है कि हम मोटे क्यों हैं, हाय हमारा मोटापा नहीं घटता, तो उसके लिए ये बहुत काम की है। साइक्लोस्पोरोनिन क्या है, ये साइक्लोस्पोरोनिन ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, से बना हुआ है, और ये क्या काम करता है, फैट कम करता है। ये अंग प्रत्यारोपण के रोगियों में प्रतिरक्षा रोधक या इम्यूनोसप्रेसर के रूप में काम आता है। क्या है भाई, कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अंग प्रत्यारोपण जब करते हैं तो हमारा सेल मीडिएटेड याद आ रहा है कुछ, CMT, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा जो है वो काम करती है, जिसमें T सेल्स होती है, वो उस अंग को रिजेक्ट कर देती है। बाहर से आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो, है ना, उसमें सेल मीडिएटेड, ये नीट में भी आया हुआ था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि कौन करता है। तो ये अंग प्रत्यारोपण में जो रिजेक्शन होता है ऑर्गन का, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा होता है। तो इस इम्यूनिटी को रोकने के लिए कि हमारी जो बॉडी है वो इस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करे, ये जो सेल मीडिएटेड हमारे अंदर इम्यूनिटी है ये इस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करे, उसको कम करने के लिए एक दवाई दी जाती है जिसको कहते हैं साइक्लोस्पोरोनिन ए।
दी जाती है। उसके बाद भी कई बार, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारी सेल और दूसरी सेल में एक वो होता है MHT, MHI, बताया था ना, हर सेल के ऊपर होता है जो अपनी सेल और दूसरों की सेल को पहचानता है। ठीक है, हालांकि ये सब चेक करके लाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बाहर का ऑर्गन आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन को कम करने के लिए अंग प्रत्यारोपण में हम क्या देते हैं, ये दवाई देते हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, T सेल्स हैं, वो थोड़ी शांत हो जाए। आपको पता है वो कितनी भड़कालू है, भड़क जाती है वो, तो ये दिया जाता है। तो याद रखेंगे इसको, साइक्लोस्पोरोनिन, स्पोरोनिन से स्पोरम याद हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक, ये है फैट वाला स्टेनिन। ठीक है, अगर आपको मैं एक तड़कती भड़कती जो है मस्त वाली भटूरा दे दूं, उस पर ऑयल ही ऑयल चिपका हुआ हो, और आप चाहो कि ये ऑयल मुझे ना लगे, तो मैं उस पर क्या बबरा दूंगी, थोड़ा सा स्टेनिन डाल दूंगी कि लो ये खा लो, इसकी फैट अब कम हो गई है। कितना मजा आए अगर ऐसा हो जाए। तो ये स्टेनिन क्या है, एक प्रकार का फैट रिलीजर है, मतलब ये बॉडी फैट को कम करता है। ठीक है, ये किससे मिलता है, मोनेस्कस परप्यूरी से। जैसे मैंने इसको याद कैसे कर रखा है, परपूरिया, परपूरिया, पूरी होती है, पूरी आप जो खाते हैं उस पर बहुत सारा तेल होता है, भटूरा जैसे मैंने कहा वो भी एक प्रकार की पूरी है, तो पूरी में फैट होता है। तो स्टेनिन किससे मिलेगा, तो स्टेनिन जो है वो मोनेस्कस परपूरिया से मिलेगा, परपूरिया, परपूरिया। ठीक है, परपूरिया, तो मोनेस्कस परपूरिया, पूरी से याद कर लो इसको भी, पूरी में फैट होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। ठीक है, आपकी बोलते हैं ना हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कई लोगों को आपने सुना होगा, उनको भी ये दवाई दी जाती है स्टेनिन। ठीक है, क्या करता है ये, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, फैट को कम करता है बॉडी की, बॉडी वेसल्स से, बॉडी के एपिथेलियम से, ठीक है, हर जगह से। तो ये आप याद कर सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट वाला लेक्चर था, और जिसने मिस कर दिया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो इसी के बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नई कहानियों के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।